स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं हम घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 जो है। और ये बीपीएससी स्पेशल है 2026 एडिशन, जिसमें 71वीं बीपीएससी तक के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके अलावा टीचर के भी जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है, सीडीपीओ होता है, बीपीएससी असिस्टेंट या एएसओ कह लो, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट 2। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, वो जरूर देख लीजिए। इस पार्ट में अब हम आगे कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि पहले जहां तक मैंने कवर कर दिया है पिछले पार्ट में, वो सब छोड़ के सीधे पार्ट सेकंड में उसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके जाएँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो पहला सवाल जो आज का है अपना, ये किस टॉपिक से है? अब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? हमने देखा अभी पिछली वीडियो में, जहाँ पर हम लास्ट किए थे, सभी जो अलग-अलग गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, उन्होंने क्या-क्या किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा। अब जब पता है कि कंपनी शासन करने लगी, कंपनी के बाद खुद ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया 1858 से, तो ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उसका भारतीय इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अब हमें देखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो कितना सही या कितना गलत साबित हुआ। तो पहला प्रश्न है इसमें, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब इसके लिए ऑप्शंस हैं। पहला आपके पास, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाला गया, इसके या फिर इसका ये प्रभाव पड़ा, यानी आयात को तो बढ़ावा मिला लेकिन औद्योगिक विकास में क्या हुई? बाधा हुई। दूसरा है, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, या उपयुक्त में से एक से अधिक। एक और ऑप्शन है नन ऑफ दीज का। बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले रेलवे भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। आप सोच के देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में आया जब पूरी तरीके से कंपनी का शासन चल रहा था। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। और रेलवे हो, डाक व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्थाएं लाई गई वो भारत में इसलिए लाई गई क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में थे और वो अपने फायदे के लिए लेकर के आए। निश्चित रूप से रेलवे लाने से उस समय तत्काल भारतीयों को तो कोई फायदा उससे नहीं हुआ विशेष, अंग्रेजों को जरूर फायदा हुआ भारत का सामान ढोकर बाहर ले जाने में, और बाहर से यानी कि इंग्लैंड का सामान भारत में लाकर बेचने में। तो इसमें अब देखो, जो यहाँ की लोकल वस्तुएँ थी, कुटीर उद्योग था, उनकी बिक्री कम हो गई। बाहरी सामान इम्पोर्ट होने लगा, आयात होने लगा उसका भारत के में, और भारत में वही सारी चीज़ें बिकने लगी, विदेशी वस्तुएँ बिकने लगी, और भारत के जो छोटे उद्योग थे वो धीरे-धीरे बंद होने शुरू हो गए। तो हुआ क्या कि भारत के औद्योगिक विकास में बाधा ये उत्पन्न करता है, या उस समय किया। आयात को बढ़ावा मिला, यानी बाहर से वस्तुएँ अब अंदर आने लगी और अंदर की खुद की वस्तुएँ नहीं बिक्री हो रही थी। और यहाँ की जो अच्छी वस्तुएँ थी, जो मटेरियल्स थे, या आप कह लो जो खनिज थे, वो सब बाहर जाने लगे। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। आयात को बढ़ावा मिला लेकिन औद्योगिक विकास में इससे काफ़ी नुकसान हुआ। आप देखिएगा, भारत में पहली रेल आपको पता है 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास की आयात को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योग पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ? देखिए, भूमि से संबंधित अगर देखिएगा, या भूमि लगान से संबंधित भू राजस्व वसूलने के उद्देश्य से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अलग-अलग समय में अंग्रेजों द्वारा लाई गई, जिसमें सबसे पहला है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है जिसको हम रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं, या फिर रैयतवारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, पद्धति भी कह सकते हैं। तो दूसरा है रैयतवारी, और तीसरा क्या है? महालवारी। ठीक है, तीसरा है महालवारी व्यवस्था। तीनों भू राजस्व वसूलने का अलग-अलग समय में लागू किया गया।
पद्धति था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि सीधे जमींदारों से इस समय जो जमींदार थे उनको मालिक बनाया गया, जमींदारों को मालिक बनाया गया, यानी कि कंपनी ने कहा कि देखो भाई जमींदार, मैं तुमको दे देता हूँ ज़मीन और फिर तुमको अब जिस किसान को देना है, जिस किसान से उस पर खेती कराना है कराओ, उससे पैसा वसूल के हमको दे दो। यानी कि मीडिएटर के तौर पर इसमें जमींदार थे, जमींदार वो भूमि को किसी किसान को या कृषक को देते थे। यानी कंपनी ने दिया जमींदार को कि भाई इसका देख-रेख तुम करो, जिसको देना है दो, हमको इतना राजस्व चाहिए। अब मान लो इसने ₹1000 सालाना या महीना बाँध दिया कि मुझे ₹1000 मंथली चाहिए ही चाहिए, तुमको जिस हिसाब से जिसको देना हो दो, जिससे जितना वसूलना है नहीं कहा, जैसे वसूली करना है। और जमींदारों ने इसका फ़ायदा भी खूब उठाया, किसानों का शोषण किया, मारना-पीटना और उससे ज़मीन छीनने की धमकी देना कि तुमसे लेकर के दूसरे को दे देंगे, तो बहुत बुरा स्थिति था। और किसान डायरेक्ट अपना दुःख दर्द किसी को नहीं बता पाते थे, उनसे 1000 के बदले में 2000 वसूला जा रहा था। लेकिन कंपनी को तो 1000 ही ये लोग दे रहे थे। तो इसको बाद में ख़त्म किया गया और फिर कंपनी ने रैयतवारी व्यवस्था लाई। कंपनी ने नहीं, फिर जब गवर्नर जनरल चेंज हुआ, दूसरा आया, उसने ये व्यवस्था की रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था सीधे डायरेक्ट किसानों से किया गया। यानी इसमें कृषकों को, किसानों को ही मालिक बना दिया गया कि ठीक है भाई, आपको इतना भूमि अलॉट कर दिया गया, आप इस पर खेती कीजिए और हमको इतना पैसा डायरेक्ट दे दीजिए। इसमें क्या होता था कि किसान ज़मींदार को देता था, ज़मींदार ले जा कर के कंपनी को देता था। ज़रूरी नहीं है कि जितना किसान से मिले उतना ही दे दे, लेकिन किसान रैयतवारी में डायरेक्ट किसान ही देता था। महालवारी में क्या था कि मान लो किसी गाँव में अगर वसूली करना है भू राजस्व, तो उस गाँव के कुछ लोगों को मिला करके एक महाल बनाया जाता था। महाल यानी कुछ लोगों का ग्रुप, वही पूरा वसूली का काम करता था, तो वो महालवारी व्यवस्था था। तो अस्थाई बंदोबस्त डायरेक्ट किसके साथ था? ज़मींदारों के साथ था। इसमें ये प्रक्रिया या इसमें जो भी कनेक्शन था, इसमें अंग्रेजों का यानी कंपनी का कनेक्शन सीधे जमींदारों के साथ था, न तो किसानों के साथ, न ग्रामीण समुदायों के साथ। ग्रामीण समुदाय किसमें था? महलवारी में, और किसान था रैयतवारी में। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त लाई गई। तो किसके समय में ये लागू हुआ, ये भी पूछा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में भू राजस्व की यह व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त या चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है, इसे कई बार इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी इत्यादि अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, साथ में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ-कहाँ लागू था या निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं था। तो देखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तो तीनों काफ़ी फ़ेमस थे उस समय। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत पूरे ब्रिटिश भारत का, यानी भारत में ब्रिटिशों का जितना भी हिस्सा था, जहाँ उनका शासन चलता था, उसका लगभग 19% क्षेत्र शामिल था, जिस पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, यानी जमींदार भूमि के मालिक थे, जिसे भूमि के लगान के रूप में 10/11वां हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 अपनी सेवाओं के बदले वो अपने पास रखते थे। यानी कि 10/11 का मतलब कि मान लो अगर ₹1100 उसने वसूला, तो इसका 10/11 भाग, यानी इसको काटोगे तो ये 1000 आएगा। 1000 कंपनी को दे दो और ₹100 अपने पास रखो अपने काम के बदले, मान लो अपना सैलरी समझ के कि हाँ, मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ तो ₹100 मेरा हो गया। ये व्यवस्था थी, तो 10/11 हिस्से देना पड़ता था यहाँ पर। लगभग 10/11 का मतलब लगभग 90% हिस्सा होता है। अगला सवाल आपके पास है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की? देखिए 2024 में 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम, तो ये तो 2025 में हुआ था जनवरी में। तो चिरस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में लाया गया। आपने देखा है ये अभी पिछले प्रश्न में। अगला सवाल, रैयतवारी सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई? अब रैयतवारी प्रणाली की बात की जा रही है, सबसे पहले रैयतवारी प्रारंभ की गई थी मद्रास में। मद्रास जो तमिलनाडु है, अभी का तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी रैयतवारी व्यवस्था। उसके बाद ये बम्बई और बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला। अब आप देखिएगा दोस्तों, रैयतवारी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। अब सोचो 1793 में उधर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और इधर मद्रास में 1792 में ही, यानी 1 वर्ष पहले ही
बाड़ामहल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दी गई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवारी से व्यवस्था से है, ध्यान दीजिएगा। ये भी रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था, हालांकि अलेक्जेंडर रीड के बाद। यह जब 1820 में मद्रास का गवर्नर बना तो इसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दी। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया। रैयतवारी व्यवस्था को संपूर्ण भारत का लगभग 51% हिस्सा, ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग, ये सब शामिल था, जहां पर रैयतवारी व्यवस्था चल रही थी। इस व्यवस्था में क्या था, रैयतों को यानी किसानों को भूमि का मलिकाना हक यानी उसी को भूस्वामी बनाया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी सीधे वो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को जाकर और भू राजस्व का पैसा दे सकते थे। 1835 ईस्वी के बाद जी विंगेट और एच ई गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में कुछ सुधार भी किए गए। अब अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवारी पद्धति किसने लागू की थी? तो मद्रास में थॉमस मुनरो 1820 में जब ये वहां का गवर्नर बनता है तब, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले अलेक्जेंडर रीड ने लागू कर दिया था, वो भी मद्रास में ही था। लेकिन अलेक्जेंडर रीड नहीं है तो थॉमस मुनरो है, हम इसको लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई नहीं चूज कर लें। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पूछा गया है, वह प्रथा जिसके तहत किसान खुद भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए खुद जिम्मेदार माना जाता था, वो कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवारी। जमींदारी, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसमें जमींदार इसके लिए उत्तरदायी होते थे। महलवारी में लोगों का समुदाय या समूह, जिसको महाल कहते थे, और रैयतवारी में खुद किसान यानी कि कृषक जो था वो उत्तरदायी था भू राजस्व का भुगतान करने के लिए सरकार को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आप देखिएगा, रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान खुद भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए वो खुद जिम्मेदार होता था। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? कर्नवालिस तो नहीं है, इसने स्थायी बंदोबस्त लाई थी, स्थायी बंदोबस्त। अब बचा लॉर्ड हेस्टिंग्स, बिल्कुल नहीं। होल्ट मैकेंजी यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन सी। होल्ट मैकेंजी जो है ये 1822 के आसपास दोस्तों महलवारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जिसमें अधिकांश भाग अब यूपी में आ गया है, इसमें भू राजस्व का नया व्यवस्था, जिसको महलवारी व्यवस्था कहा गया, इसको लागू किया। इस प्रणाली में यानी जो ये भू राजस्व की प्रणाली थी महलवारी व्यवस्था, इसमें कौन कौन से इलाके शामिल थे? मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग कितना हिस्सा था? देखिएगा दोस्तों, 30% भूभाग इसमें शामिल था ब्रिटिश भारत का, ठीक है। महलवारी पद्धति में जमींदारी और रैयतवारी दोनों के ही तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था, प्रॉपर बंगाल में नहीं। हालांकि ऑप्शन सी फिर भी सही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी ऑप्शन सी को ही सही माना था। अगला सवाल है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? यानी जब जमींदारी प्रथा थी या अस्थाई बंदोबस्त था, जिसमें जमींदार कृषक से वसूली करके और कंपनी को देते थे, तो मान लो अगर 1000 वसूली करना है तो उसके अलावे और अवैध सामान जो मांग करते होंगे ये लोग या मांग करते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? वेथी के नाम से या मेथी के नाम से, साथी के नाम से या बिथी के नाम से, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक है? देखिए दोस्तों, जमींदारों द्वारा कृषक से जो अवैध सामान मांगा जाता था उसको वेथी कहा जाता था। क्या? वेथी। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी। अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था, यानी बिना किसी प्रकार के वेतन का लोगों से काम कराना, बिना कोई मजदूरी दिए उससे जबरदस्ती काम कराना, उसको बेगार कहा जाता था, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, जो कि 65वीं बीपीएससी री एग्जाम का है। होम चार्जेज
चार्जेस, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित होते थे। यानी ब्रिटेन में भारतीय सरकार को के ऊपर जो खर्च होता था उसमें क्या-क्या शामिल होता था, जिसको होम चार्जेज कहा जा रहा है। ऑप्शन है ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन शामिल थी, या यानी कि जो ब्रिटिश भारत में काम कर रहे थे या ब्रिटिश भारत के लिए काम कर रहे थे, या भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार पे जो खर्च होता था वो शामिल होता था। यानी जो भारत में खरीदा जा रहा था या सैनिकों को रख रखाव के लिए, या रेलवे के गारंटेड ब्याज के रूप में, या उपयुक्त सभी। देखिए, रेलवे का गारंटेड ब्याज देना हो, या फिर भारत में सैनिकों के लिए अन्न भंडार या फिर जो भी चीज़ खरीदना हो, या फिर जो ब्रिटिश भारत के लिए काम कर रहे थे उनका वेतन देना हो, पेंशन देना हो, ये सभी भारतीय खर्चे में ही शामिल थे और इन सभी को भारत से ही वसूला जाता था। इसीलिए ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, उपयुक्त सभी। आप देखिएगा, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत को आपूर्ति की गई सैन्य एवं अन्य सामग्रियां तथा रेलवे के निवेशकों को ग्रांटेड ब्याज, ये सभी समाहित है। यहाँ विकल्प में त्रुटिवश भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां ज्यादा सही है, जिसका उल्लेख विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों में भी किया गया है। यानी इसके कहने का मतलब सामान ब्रिटेन में खरीदा जा रहा था और भारत में भेजा जा रहा था। तो वो जो ब्रिटेन के लोग भारत में रह रहे थे, काम कर रहे थे, उनके लिए तो वो भी भारतीय लोगों से, या समझिए कि भारत की कमाई से ही उसको भी दिया जा रहा था। अगला सवाल है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ये मुझे लगता है कि ये हमने पहले ही पढ़ा है। ऑप्शन सी 1900 सही उत्तर है। देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित हुआ, काफी हद तक नियंत्रित हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? अब देखिए, अगर सूती कपड़ा के मिल की बात की जाए तो ये अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? ये 1818 के आसपास किया गया था और ये कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया, यानी पूरी तरीके से ये सफल नहीं हुई। अब इसके बाद आप देख रहे हैं 1857 की महान क्रांति स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब लाई गई? यानी वो एनफील्ड राइफल जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह किया, खासकर सैनिकों को ये लगता था कि उसमें गाय की चर्बी है जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। मुस्लिम हिंदू सभी टाइप के उसमें सैनिक शामिल थे, तो इसीलिए उसको मुंह से खोलना, मान लीजिए कई तरीके से धर्म विरुद्ध भी इनको लगता था। और जो गाय को माता मानते हैं, अब उसमें गाय की करतूस लगा दीजिएगा तो वो और नहीं खोलेंगे। तो ये एक कारण माना जाता है। ये एक कारण है, ऐसे कई कारण हैं 1857 की क्रांति के। अब इसमें आप देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो एनफील्ड राइफल था, वो अंग्रेजी भारतीय सेना में यानी ब्रिटिश भारतीय सेना में कब लाई गई, जिसमें चर्बी वाले कारतूस शामिल थे। तो निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति से पहले, और यहाँ पर 1857 फरवरी जनवरी है, और ऑप्शन में है आपके पास 56 का नवंबर और 56 का दिसंबर। तो ये दिसंबर 1856 में लाया गया था, कुछ समय तक चला, और जो भी उस समय सैनिक थे भारतीय, उसके बीच में कहा-सुनी चली कि हाँ, ऐसा है, वैसा है। कुछ समय तक ये खींचातानी चला, उसके बाद फाइनली विद्रोह शुरू हो गया। देखिएगा, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक ब्राउन बेस वाली थी, उसको हटाया और उसके जगह पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना निश्चय किया गया, और इन राइफल्स का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। नई राइफल्स में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच भी नहीं की और ना तुरंत
देखिए, जाँच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, बोल दिया कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है और कोई जाँच नहीं किया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक प्रयत्न किया जा रहा है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई? लखनऊ से, इलाहाबाद से, झांसी से, मेरठ से या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ये कोई भी बता देगा दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। ऐसे तो मंगल पांडे का नाम इससे भी पहले आता है जिन्होंने बैरकपुर में कारतूस वाले बंदूक को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन एक भीड़ के रूप में अगर आप देखेंगे जहाँ अधिक संख्या में लोगों ने क्रांति प्रारंभ किया, तब इसमें सबसे पहले मेरठ आएगा। और मेरठ में प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 24 अप्रैल को प्रारंभ होता है। 24 अप्रैल कब? 1857 को। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी मेरठ। अब एक बार एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की जो घटना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील की पत्थर साबित हुई। कर्नल करमाइकेल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिकों को देने का आदेश दिया, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः इससे नाराजगी जताई जो वहाँ के बंगाल नेटिव कैवेलरी यानी तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवलरी के 90 में से 85 सैनिकों ने, समझिए 90 में से 85 सैनिकों ने इस कारतूस के खिलाफ बगावत की, 5 को छोड़कर। और फिर अप्रैल के बाद आते हैं मई में, तो 9 मई 1857 को दोस्तों मेरठ का ही जो ग्राउंड था, मैं आगे बढ़ परेड ग्राउंड यानी मेरठ के परेड ग्राउंड में इस बगावती सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और इस कार्य से क्रोधित होकर इन सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। तो इसका प्रारंभ अब पूर्ण रूप से आप देखिएगा, मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह किया इन्होंने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया उस दिन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बैरकपुर भी हालांकि यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन मेरठ सही आंसर होगा। ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि जहां से भीड़ ने स्टार्ट किया उसको विद्रोह या क्रांति कहेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने है, फिर से आप देखिए, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोई एक विशेष कारण नहीं था जिसके कारण सिपाहियों ने विद्रोह किया? देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारी जानबूझकर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। जो यहाँ के जो धर्म को मानने वाले सिपाही थे, भारतीय धर्म को मानने वाले, जो यहाँ पर पहले से प्रचलित था, हिंदू, मुस्लिम जो भी हो, सिख वगैरह। ईसाई नहीं था, ईसाई विदेशी धर्म था उस समय, अंग्रेजों के साथ ही ये आया था भारत में। तो ईसाई धर्म के चूँकि अंग्रेज प्रचार कर रहे थे, फैलाने का प्रयास कर रहे थे, इससे भी ये भी एक कारण है, क्योंकि उस समय धर्म को मानने वाले बहुत लोग थे और जितने भी सिपाही थे, भारत के लोग जो अंग्रेज सेना में भर्ती हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका धर्म बदले या दूसरे धर्म को अपनाना पड़े। तो ये एक कारण था, हमसे पूछा गया है जो नहीं था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। देखिए, सिपाही एक्चुअली में अपने घर या अपने इलाके के पास रहकर सेना में शामिल होकर काम करना चाहते थे। लेकिन कई बार जब अंग्रेजों को दूसरे जगह आवश्यकता होती थी, कई बार देश से बाहर भी जहाज पर बैठाकर इनको भेज दिया जाता था लड़ाई लड़ने के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना हो, मतलब इंग्लैंड की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, दूसरे देशों से भी लड़ना हो, अफ़गानिस्तान से या कहीं और, तो वहाँ पर भेज दिया करते थे। इससे भी भारतीय सैनिक नाराज़ थे और बात-बात पर इनके भत्ते की रोकथाम की जाती थी। यानी कि जो मानदेय होता है, सैलरी, वेतन रोकने की बात की जाती थी। ये भी एक कारण है। अधिकारियों की अक्षमता, यानी कि उस समय अधिकारी इस काबिल नहीं थे। ये यहाँ पर सही उत्तर नहीं है, अधिकारियों की अक्षमता। तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर माना जाएगा, ये गलत है। गलत का मतलब क्वेश्चन में गलत ही पूछा जा रहा था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम रोकथाम इत्यादि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे जरूर भड़काया था।
अब अगला सवाल है आपके पास, 1857 का विद्रोह लखनऊ में जब हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? आपको याद होगा, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो मई में हुआ था। मई में कब? 30 मई को। 30 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ लखनऊ में, इस दिन प्रारंभ हुआ। और अब अगर पूछा जाए कि लखनऊ में नेतृत्व करता कौन था, यानी किसके नेतृत्व में ये हुआ, तो ये हुआ बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह हुआ था। बेगम हजरत महल को आप बेगम ऑफ अवध भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व कहाँ पर था? झांसी में। ऐसे ही नाना साहब जो थे ये कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया, कानपुर में। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पूछा गया है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? सक्रिय का मतलब मुख्य रूप से एक्टिवली इसमें हिस्सा लिया। नाना साहब ने, या बेगम हजरत महल ने, मौलवी अब्दुल्लाह ने, या बेगम जीनत महल ने, या उपयुक्त में कोई नहीं, या एक से अधिक? से आप समझ ही रहे हैं, कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लखनऊ में हजरत महल के, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्लाह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, तो ये भी सही है। दिल्ली में तो मुझे लगता है कि उस समय मुगल जो शासक था, अंतिम मुगल बादशाह जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, उसके नेतृत्व में चला। और बेगम जिन्नत महल उसकी पत्नी का नाम था, उनकी बेगम का नाम था। तो इनका कोई ऐसा रोल नहीं देखा जाता, लेकिन ये तीनों लोग जरूर सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो यहाँ एक से अधिक सही आंसर है, तो हम ऑप्शन ई को चूज कर लेंगे फिर। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये सभी कारण थे, राजनीतिक कारण भी कुछ थे, आर्थिक थे, सामाजिक भी थे और धार्मिक भी थे। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ। 10 मई नहीं, सॉरी, 30 मई को हुआ। दोस्तों, यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व, यानी लखनऊ में या अवध में 1857 का विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्लाह अहमदुल्लाह शाह ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी जीनत महल की भूमिका 1857 के विद्रोह में संदेहात्मक थी। ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार वह विद्रोहियों की सहयोगी न होकर अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली करी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में ऐसा भी कहा गया है कि जीनत महल ने 1857 के विद्रोहियों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस कथन की पुष्टि के लिए कोई ऐसा विश्वस्त स्रोत नहीं मिला। इस प्रकार ऑप्शन ई को यहाँ पर सही माना गया है, मैंने बता ही दिया क्यों। अब अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजय नगरम का राजा, इसने बगावत नहीं की, या हैदराबाद का निजाम, इसने बगावत नहीं की, तमिलनाडु का पोलीगार या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए, अब अगर बात किया जाए कंपनी के विरोध में खड़ा होने का, तो हैदराबाद का निजाम ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी कंपनी के खिलाफ कोई बगावत नहीं की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। विजयनगरम के राजा या तमिलनाडु के जो पोलीगार थे, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, इन सभी ने कभी ना कभी कंपनी के विरोध में विद्रोह जरूर किया था, लड़ाई जरूर लड़ी थी। आप देखिएगा, उपयुक्त विकल्पों में हैदराबाद के निजाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। ऐसे ही तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, और त्रावणकोर के जो दीवान थे वेलुथम्पी, इनके द्वारा 1808 और 9 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल बहुत अच्छा है, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह, या फिर मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादा, या फिर नवाब लियाकत अली? मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह जो थे दोस्तों, हमने अभी पढ़ा ही था कि ये जो थे
ये फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था और इनका जो मानना था, इनका सीधे कहना था कि किसी भी धर्म के लोग हों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ अभी आना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी अंग्रेजों के खिलाफ। और चूंकि ये सभी लोगों को संगठित कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेजों को इनसे ज्यादा डर था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इनके खिलाफ या इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए इनाम भी घोषित कर दिया कि जो भी इनको पकड़ेगा, इनको गिरफ्तार कराएगा, उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था उस समय में। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। 1857 की विद्रोह में खासकर अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह को माना जाता है। आप देखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टनम के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर वहां से बस गए थे। फैजाबाद यूपी में उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान किया, यानी अलग-अलग धर्मों के जो धर्मगुरु थे, साधु संत हों या फिर जो भी हों, उनको एक मंच पर आने का आह्वान किया कि सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उनको भारत से बाहर करो। इनके बारे में अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। यानी जितने भी विद्रोही हैं 1857 की क्रांति में, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें सबसे अधिक साहसी और सबसे अधिक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति जो है वो मौलवी अहमदुल्लाह है। और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 की जो विद्रोह था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने या फिर जोक ने, गालिब ने या फिर इकबाल? सही उत्तर है दोस्तों मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो थे, मिर्जा गालिब, इन्होंने अपने, आप समझिए तो अपनी आंखों से पूरे विद्रोह को देखा था 1857 की क्रांति को। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं। ये चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह का, तात्या टोपे का, बाल गंगाधर तिलक का या जीके गोखले का? देखिए इन ये सभी जो थे ये 1857 की क्रांति से नहीं संबंधित थे, ना ही भगत सिंह, तात्या टोपे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये खुद नाना साहब जो थे, जो कानपुर के नेतृत्व करता थे, कानपुर में 1857 की विद्रोह के, उनके साथ थे और उनका काफी सहयोग भी किया। 1857 की क्रांति में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आप देखिएगा, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता रहे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला या फिर येवला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, जिन्हें सामान्य तौर पर नाना साहब के नाम से जाना जाता है, बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी, उसने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया कि भाई अब पिता नहीं रहे तो तुमको कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। इधर जबकि इनका कहना था, जैसे बाजीराव द्वितीय जो थे ये अंग्रेजों से जब संधि किए थे तो अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देने का काम माना था कि हाँ हम इनको पेंशन देंगे, आपको पेंशन देंगे और आप पूरा जो अपना साम्राज्य है वो अंग्रेजों में मिला दीजिए या आप हमारे संरक्षण में रहिए, आपको पेंशन मिलेगा। और चूंकि अब पेंशन मिलना नाना साहब को बंद हो गया और इधर तात्या टोपे जो थे ये पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे कि नहीं ब्रिटिश मेरे शत्रु हैं। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या जो थे वो स्वयं नाना साहब के सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे जब सो रहे थे तब इनको पहाड़ पर पकड़ा गया था।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, ग्वालियर में या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? दोस्तों, झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी स्थित है और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मनु। अगला सवाल मिलान करने वाला है। यहाँ पर 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? मजदूरों ने, खेती करने वाले मजदूरों ने, साहूकारों ने, कृषकों ने या फिर जमींदारों ने? अब खास कर देखिएगा, तो जो भी गरीब लोग थे, जो पीड़ित व्यक्ति थे, वो निश्चित तौर पर इसमें भाग लिए थे और जो धनी या फिर शिक्षित लोग थे उस समय, वो अपना साइड हट गए थे कि नहीं भाई, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो साइड में चले गए, वो बोले कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? आप देखते भी होंगे कभी लड़ाई-झगड़ा होता है, अगर कुछ 2 पक्षों में लड़ाई हो जाए तो जो पढ़ा-लिखा होशियार रहेगा, वो पहले सोचता है कि हम इससे अलग हो जाते हैं। लेकिन जब देश की बात आए, राष्ट्रीय लेवल पे बात की जाए तो सभी को एक साथ आना चाहिए। पढ़े-लिखे लोग अगर सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, तो अपनी लेखिका के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएँ कि नहीं, लड़ाई लड़नी है। किसी भी तरह से उसमें शामिल होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिएगा कि साहूकार और जमींदार, ये 2 ऐसी कैटेगरी हैं जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया मुख्य रूप से। खेतिहर मजदूर, कृषक और जो सामान्य सिपाही थे, वो तो सभी इसमें भाग लिए ही थे। तो दूसरा और चौथा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी मिला था। क्योंकि जहाँ-जहाँ की जनता किसी न किसी रूप से अंग्रेजों से पीड़ित थी, आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक रूप से हो या जिस भी तरीके से हो, सभी ने विद्रोह जताया और इस विद्रोह का जमकर समर्थन भी किया। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका और ये एक मुख्य कारण रहा इसके फेल होने का, यानी कि 1857 की क्रांति के असफल होने का। अगर सफल हो गया रहता तो मुझे लगता है कि 1857-58 में ही भारत आज़ाद हो जाता। तो आप देखिएगा यहाँ पर, यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। उस समय आज के जैसा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ऑनलाइन मैसेज भेजना इतना आसान नहीं था, लोगों तक पहुँचाना अपनी बातों को आसान नहीं था। उसके लिए मैनुअली पैदल जाकर या जिस तरीके से वहां पहुंचकर भीड़ में बोलना पड़ता, तब जाकर के भीड़ समझती कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है। और जितने भी भारतीय रजवाड़े थे, इसमें से अधिकांश जो बड़े शासक थे, बड़े जमींदार जो स्वार्थी थे, बस अपना फायदा चाहते थे, वो तो समझिए कि सोच रहे थे कि अच्छा सैनिक लड़ रहे हैं अंग्रेजों के विरोध, लड़ने दो। गरीब लड़ रहे हैं, लड़ने दो। मजदूर लड़ रहे हैं, लड़ने दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि वो भी तो इन्हीं का खून चूस रहे थे, इन्हीं से पैसा वसूल रहे थे और अंग्रेजों को जाकर के सौंप रहे थे और इसी में वो फायदा भी अपना कमा रहे थे। तो अंग्रेजों की सख्ती से ये सब भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए, इन्हीं के साइड थे समझिए तो। इसके विपरीत जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर का महाराजा, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, पंजाब के कई सिख शासक और सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और भी कई सारे ऐसे सरदार और बड़े जमींदार थे जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता कर दी। विद्रोह को कुचलने का मतलब जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे सिपाही, उनको हराने के लिए, उनको दबाने के लिए, ताकि ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न करें। तो विद्रोह को कुचलने का इन्होंने प्रयास किया और अंग्रेजों की सहायता भी करी, सक्रिय रूप से, वो भी एक्टिवली एकदम। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में ये टिप्पणी भी की, उसने लिखा भी, कमेंट भी पास किया कि इन शासकों ने, यानी जिनके नाम हमने अभी लिया, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। यानी कि 1857 की क्रांति तूफान की तरह फैल रही थी, लेकिन इन लोगों ने बाढ़ की तरह काम किया। सोचिए कि ये जहाँ के राजा थे, अगर ये 5 शब्द बोल देते, 5 मिनट बोल देते जाकर जनता में कि ऐसा-ऐसा बात है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो कितनी संख्या थी भाई अंग्रेजों की और कितने उनके पास सैनिक थे? बहुत कम थे यहाँ के लोगों की अपेक्षा। तो वही बात है यहाँ पर और निश्चित तौर पर काफ़ी कम समय में उनको भगा देते लोग भारत से।
तो यहाँ पर कैनिंग ने यही कहा कि इन लोगों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, यानी अंग्रेजों को यहाँ से बाहर कर देता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी की, लोगों से बताइए कि अंग्रेजों की सहायता करो। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे, यानी विद्रोहियों की आलोचना कर रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। उच्च वर्ग के लोग जो थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी जो पढ़े लिखे थे। सभी पढ़े लिखों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें अंग्रेज वापस कर देंगे, विद्रोह से किनारा कर लिया, खुद साइड हट गए। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे, यानी जो सूद खाते थे लोगों से वो। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि अगर अंग्रेज यहाँ रहेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट का काम होगा, जैसे इन्होंने रेल बिछा दिया और भी कई कई तरीके से यहाँ डेवलपमेंट करेंगे और यहाँ का जो पिछड़ापन है, जो अंधभक्ति है, वो सब खत्म होगा, या अंधविश्वास है वो सब खत्म होगा। उनके मन में यह गलत विश्वास भर गया था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण करने के काम को करने में सहायता करेंगे, जबकि अंग्रेज इसका उल्टा कर रहे थे। आधुनिकीकरण केवल उसी चीज का कर रहे थे जिससे उनको फायदा हो। आम जनता के फायदे को या उनके लिए क्या आवश्यक है, ये सोच के अंग्रेज काम नहीं कर रहे थे। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ये तो हमने देखा, बेगम ऑफ हजरत महल, नाना साहब जो थे। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एज इट इज यहाँ पर दोबारा पूछ लिया गया है। ये कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। तात्या टोपे पहले झांसी की रानी के साथ थे, बाद में कानपुर के नाना साहब के साथ लड़ाई लड़े। तो ऑप्शन ए ही सही है। आप देखेंगे अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने, जिनको बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादरी को नवाब घोषित किया इन्होंने और 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया और नेपाल भाग गई थी उस समय। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यानी ये सफल क्यों नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र रहा, या जमींदारों की सहभागिता? देखिए, चूंकि यहाँ पर एक से अधिक ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है, तो अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो निश्चित तौर पर केंद्रीय कोई संगठन नहीं था जो देश के सभी हिस्सों के लोगों को एक जगह जोड़े। अगर ऐसा कोई केंद्रीय संगठन रहता, कोई ऐसा पहले से बना बनाया प्री प्लान्ड योजना रहता जिसके अनुसार विद्रोह होता कि कहाँ क्या करना है, किस तारीख को किधर अटैक करना है, कब कैसे टैकल करना है, तो ये असफल शायद नहीं होता। केंद्रीय कोई संगठन नहीं था जो सबको एक साथ जोड़ कर चले। एक साथ जोड़ने का मतलब जो सिपाहियों को भी समझाए, सिपाहियों को भी एक साथ जोड़े, उसके अलावे जो कृषक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब लोग थे, जो भी शामिल थे इसमें, सबको जोड़ता और साथ में शिक्षित वर्ग को भी समझाता, जमींदारों को समझाता, उनको मैनिपुलेट करता कि आप इसमें हिस्सा लीजिए। तो ऐसा कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, सेंटर लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कोई ऐसा संगठन नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन जो सबको एक मंच पे लाकर खड़ा करता। और ये कहीं ना कहीं कमी रही, जागरूकता की कमी रही, योजना की कमी रही, कोई किसी संगठन का नहीं होना, ये एक इसका प्रमुख कारण माना जा सकता है। देखिएगा 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं थी। यानी कि मान लो 4 अलग-अलग टुकड़ी में अगर विद्रोही थे, जैसे मान लो मैं कहूँ कि नाना साहब थे कानपुर से, नाना साहब कानपुर में विद्रोह कर रहे थे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये झांसी में कर रही है, कुंवर सिंह बिहार में कर रहे हैं और ऐसे ही मान लो जो मौलवी अहमदुल्लाह थे ये फैजाबाद में कर रहे हैं। अब सभी लोग अलग-अलग तो कर रहे हैं, लेकिन सभी को एक-दूसरे के प्रति कोई आप समझिए कि लगाव नहीं है। सभी लोग एक-दूसरे के जो विद्रोह है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये क्लियरली तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये था कि उनका आपसी कोई संपर्क नहीं था। ऐसा रहा था कि ये सभी एक-दूसरे से जुड़े रहते
एक दूसरे की सहायता करते, जहाँ सेना कमज़ोर होती जिधर उधर पहुँचते, तो या अपनी सेना भेज देते तो शायद ये ज़्यादा सफल होता। तो विद्रोहियों के जो यानी कि जो विद्रोही वर्ग था, उनके जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनमें संगठन की भावना नहीं थी, वो एक साथ नहीं जुड़े हुए थे। 82 वर्षीय जो बहादुर शाह था, वो कमज़ोर कमज़ोर था तथा उसके विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत हो रहे थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का अभाव था। यानी उनमें जज़्बा तो था, वो उत्साहित भी थे और वो चाहते भी थे कि पूरी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए ब्रिटिश सरकार को, लेकिन उनके पास कोई ऐसा एकीकृत कार्यक्रम या कोई सुनियोजित योजना नहीं था जिसके तहत काम किया जा सके। वो बस जिधर मन आए उधर अटैक करो, दिल्ली चलो, इधर करो, उधर करो, ऐसे ही करते-करते ख़त्म हो गया। और छोटी-छोटी टुकड़ी अलग-अलग लड़ाई लड़ रही है, तो अंग्रेज़ों के लिए भी उसे दबाना आसान हो गया। अब मान लो एक सैन्य टुकड़ी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, कोई फैज़ाबाद में कर रहा है, कोई पटना में कर रहा है, कोई लखनऊ में कर रहा है, कोई कानपुर में, कोई झांसी में। और अब सोचो कि अगर सभी एक जगह एकत्रित हो जाते और सीधे अंग्रेज़ों के विरोध में चलते तो कितना अच्छा होता। अलग-अलग छोटी-छोटी टुकड़ी है, उनको दबाना भी आसान था। इज़िली दबा भी पाए। आप देखिएगा उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी-कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे, जैसे भीड़ दंगा मचाती है वैसे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर यानी विदेशी शासन के प्रति घृणा सभी में यही एक कॉमन चीज़ था। इसको छोड़ के कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिसके कारण सभी एक-दूसरे का साथ देते या एक साथ स लड़ मिल के लड़ते। सूत्र नेताओं के बीच नहीं था यानी कोई भी संबंध सूत्र नहीं था इन नेताओं के बीच में। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। आई थिंक कि ये क्लियर होगा आप सभी को। अगला सवाल हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है और ये 69वीं बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। सवाल क्या है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा था एक। अब देखिएगा यहाँ पर पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यानी अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो अच्छे थे या सैनिकों को जो समझिए कि ट्रेंड करने का उनका तरीका था वो अच्छा था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा का नहीं होना, ये तो सही है ही, ये क्लियर है आपके लिए। अच्छा, समाज में सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, ये भी सही है बिल्कुल, दूसरा भी और तीसरा भी सही है। इसके अलावा अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता भी सही है इसमें। अंग्रेजों की जो सैनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी या फिर भारतीय जो शासक थे उनसे तो अच्छी थी तत्काल। तो इसलिए यहाँ पर तीनों सही है, तो हम सी को चूज़ कर लेंगे उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 में विचार करना है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। निश्चित तौर पर 1857 की जो क्रांति हुई उससे सफलता तो नहीं मिली और ना ही स्वतंत्रता मिल पाई, तो कथन तो सही है। कारण देखिए, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। उस समय आप देखिएगा बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, शेरशाह, इन सब के जैसा कोई एक सफल शासक नहीं था जिसका साथ देसी रियासतों के शासक देते, यानी जो आसपास के देसी रियासतें थे उनके राजा इनका सहयोग करते। ऐसा इनका कोई छवि नहीं बना था, इसलिए वे लोग इसको कमजोर समझते थे और कमजोर समझ करके इसका कोई साथ उन लोगों ने नहीं दिया, यानी आसपास के राजाओं ने, देसी रियासतों ने साथ नहीं दिया। तो ये भी कहीं न कहीं सही है। तो आप समझिए कि असफल रहा, असफल रहने में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, तो कथन और कारण दोनों ही सही माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। यानी कि कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। देखिएगा 1857 के विद्रोह का मुख्यतः जो स्वरूप रहा वो सामंतवादी था, जिसमें से कुछ राष्ट्रवाद के तत्व भी विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य जो उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर
अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। संकट के समय केनिंग ने यह कहा भी था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यानी बिस्तर लेके यहाँ से निकलना होगा। जबकि सिंधिया जो थे ग्वालियर के, इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी या अंग्रेजों का साथ दिया विद्रोह को कुचलने में या दबाने में। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद आप समझिए कि महारानी विक्टोरिया या फिर ब्रिटिश सरकार जो थी, जो यहाँ से बाहर बैठे थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रिटिश जो सरकार थी, इसने सोचा कि देखो, भारत में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, और जैसे नियम कानून पहले थे, जिस प्रकार पहले अंग्रेज शासन कर रहे थे यहाँ पर, अगर उसी प्रकार आगे भी करे तो हो सकता है ऐसा विद्रोह दोबारा देखने को मिल जाए, और वो भी काफी जल्दी। इसीलिए ये सब सोच करके उन्होंने सोचा कि अब हम सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम बदलने का मतलब, जैसे पहले यहाँ पर भारत में शासन कौन कर रहा था? 1857 से पहले यहाँ पर शासन की जिम्मेदारी थी कंपनी की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, और उसके अधिकारी जो थे वही शासन का काम संभालते थे। लेकिन इसके बाद से, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से, अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अब कंपनी को खत्म करो, कंपनी से ये शासन चलने वाला नहीं है। कंपनी ही शासन चला रहा था कि 1857 का विद्रोह हो गया और ऐसी घटना घटी या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया इन्होंने। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब व्यवस्था में बदलाव किया जाए। तो फिर उसके बाद घोषणा किया गया, महारानी विक्टोरिया ने खुद घोषणा करवाया कि अब जो भारत का प्रशासन होगा वो ब्रिटिश ताज खुद संभालेगा। यानी कि एक तरह से समझिए कि महारानी विक्टोरिया खुद अब उसको संभालने वाली थी, ब्रिटिश सरकार उसको खुद हैंडल करेगा, किसी भी कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा इसका शासन। और ये घोषणा कब हुई? 1857 की क्रांति के ठीक बाद, 1858 में। और तब भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया, जिसके बाद से आप देखिएगा तो भारत के गवर्नर जनरल जो होते थे, पहले भारत का गवर्नर जनरल, इस पद को खत्म किया गया और इसके बदले में भारत का वायसराय बनाया गया कि नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वायसराय रहेगा। और इस तरह से भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो उसको अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं आप। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। आप देखिएगा यहाँ पर 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात, यानी ये क्रांति जब शांत हुई, विद्रोह का दमन कर दिया अंग्रेजों ने, खत्म कर दिया। इसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आप देख रहे हैं, भारत को सीधे अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव, जिनको पहले भारत सचिव कहा जाता था या भारत मंत्री कई बार कहा जाता था, उनका पद, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारत परिषद की स्थापना कर दी गई, जिसमें 15 लोग रहते थे और वो सभी भारत के राज्य सचिव या फिर भारत सचिव की सहायता के लिए थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कोनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ये भी मैंने बताया ही। इस प्रकार प्रथम वायसराय कौन बना भारत का? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल उसी से मिलता-जुलता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की गई? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला सवाल देखिए, यहाँ पूछा गया है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, यानी कि 1857 का जब विद्रोह समाप्त हुआ तो वो आपको पता था कि इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि सिपाहियों ने ही इसको शुरू किया था। तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि देखो, सिपाही तो विद्रोह कर चुके हैं भाई, तो अब सभी सिपाहियों के मन में अंग्रेजों के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो गई थी या अच्छी छवि नहीं थी। तो अब इनका मानना था कि सब जगह से, या पहले जो भी सिपाही थे उनको अब नहीं रखा जाए, अब अलग जगह से चुना जाए। तो फिर 1857 की क्रांति के बाद नए सिरे से इन्होंने सिपाहियों का चयन किया, और ज्यादातर सिपाही कहाँ से रखे? जिनको पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब देखिए, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब तो पहले से ही, मद्रास, बम्बई, ये सब पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। तो अब बचा कौन था? पंजाब, जो उनके साथ दिए थे अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में। सिख, गोरखा, उत्तर प्रांत, तो ये सब जो बचे हुए लोग थे, वहां से उन्होंने सिपाहियों को अब उठाया। मद्रास प्रेसिडेंसी पहले ही यूज कर चुके थे, बिहार
उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा ये सब पहले इस्तेमाल हो चुका था, इसीलिए इनको छोड़ दिया उन्होंने। अब देखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार, अवध के उच्च जाति के हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्ल कहे जाने वाले लोग, विशेष रूप से डोगरा, जाट, राजपूत, बलोचियों, गढ़वाली, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से लिया। मध्य प्रांत से आप देख रहे हैं किसी को नहीं लिया गया है। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा और फिर उन्होंने इन लोगों को हटा दिया कि नहीं भाई, अब इनको तो नहीं रखेंगे हम। और विद्रोह के समय बंगाल के सेना के 60% सैनिक अवध और यूपी के थे। इस कारण से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। विभाजन यानी अगर बिहार का सैनिक है तो उसको अब बिहार में मत रखो, उसको दूसरे जगह ले जाओ, जहाँ के लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं रहे। तभी तो वहाँ कहेंगे कि मारो तो मारेगा, कहेंगे काटो तो काटेगा। अगर कहेंगे कि ठीक है तुम्हारा वेतन मैं अब 1000 रुपये बढ़ा देता हूँ और 10 लोगों को और जा करके मारो, तो और मार देगा, क्योंकि वो अपने तो है नहीं उसके अपने गाँव के। उस समय इंस्टाग्राम ये सब फेसबुक वगैरह थोड़ी था कि सब जगह माने कि अच्छा पूरा भारत अपना है, ऐसा था नहीं। इधर के लोगों को उधर और उधर के लोगों को उधर कर दो, तो यही इन्होंने नीति अपनाई थी। अब अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, या सर जॉन के, या फिर सर जॉन लॉरेंस, या टी आर होल्म्स। अब देखिएगा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था आउटरम और टेलर ने, यानी कि सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। सो दैट ऑप्शन ए जो है वो सही है। आप देखिएगा यहाँ पर सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए, और जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, यानी इनके अनुसार सैनिक केवल अपने लिए लड़ाई लड़े, उनमें कोई देशभक्ति की भावना नहीं थी, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व करता था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यानी स्थानीय स्तर पर कोई नेता नहीं था और सर्वसाधारण यानी जनता का समर्थन भी नहीं प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, यानी कि भारतीय सेना ने जो सरकार था ब्रिटिश सरकार, उसके विरोध में बस ये विद्रोह किया, देशभक्ति की भावना में नहीं, ऐसा मानना था। और ये किसका मानना था दोस्तों? मैंने अभी बताया कि ये मानना था जॉन सिले का। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है आपसे 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी में आया 2022 में, फिर अगले साल 2023 में फिर पूछ लिया गया टीचर एग्जाम में, और इसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैं बता देता हूँ, ये 23 में पूछा ही गया है, और फिर से आप देखिएगा तो 23 के ही दूसरे टीचर एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले हम आंसर की बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये कहा था वीडी सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये किताब के माध्यम से अपने ये कहते हैं। आप देखिएगा वीडी सावरकर की अपनी बुक है एक, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर द्वारा दी गई है। अब अगला सवाल बिल्कुल सेम है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो वीडी सावरकर ने, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, मैं बार-बार आप सभी को कहता हूँ कमेंट्स कीजिए, और पॉसिबल हो तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे प्रोवाइड कराई जाती है।
तो सवाल यहाँ पर था वैसा ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया है इसे? देखिए अब ये 70वीं बीपीएससी में आ गया है प्री एग्जाम 2024 में। वीडी सावरकर आंसर हुआ। आप देखिए 2022 में आया, 23 में आया, 24 में भी आ गया लाइन से। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग या पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं तो 1857 के विद्रोह के बाद मैंने बताया कि पुराने सैनिकों ने तो विद्रोह कर दिया, तो नए सैनिक अब भर्ती करने की आवश्यकता थी और सैनिक या जब भी सरकारी भर्ती की बात हो तो किसी न किसी आयोग की आवश्यकता है। जैसे एसएससी हो गया आपका, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो कोई ना कोई कमीशन चाहिए था। अब पब्लिक सर्विस कमीशन जो था ये तो आपका आप समझ सकते हैं आईएएस पीसीएस जैसा था, आईएएस की बहाली या फिर आईपीएस की बहाली जैसा, तो इसका कोई काम था नहीं, ये पहले से ही चल रहा था सिविल सर्विसेज की बहाली के लिए। पील कमीशन जो था इसको लाया गया था सेना भर्ती के लिए, यहाँ पर सही आंसर भी पील आयोग है। हंटर कमीशन तो ये एजुकेशन से संबंधित था और साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। संवैधानिक सुधारों से संबंधित है साइमन कमीशन। पील आयोग सही उत्तर है। आप देखिएगा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 संगठन के लिए गठित पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में भिन्न जाति समुदायों को मिश्रित करके रखने का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की इसने कि अगर एक रेजिमेंट है तो उसमें कई अलग अलग समुदायों यानी हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके और सैनिकों को रखा जाए। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी वो अब 65,000 कर दी गई, यानी बढ़ा दी गई उनकी संख्या, और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 पहले हुआ करती थी, इसको कम करके 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, यानी 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सैनिक। और मद्रास और बंबई में यह 1:3 रखा गया, यानी कि 1 यूरोपीय सैनिक तो 3 भारतीय सैनिक। अब अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है आपके पास, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? यानी धर्म के संघर्ष से ये प्रारंभ हुआ 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में खत्म हुआ। ये किसने कहा था? डॉक्टर एस एन सेन ने, अशोक मेहता ने, वी डी सावरकर ने या डॉक्टर आर सी मजूमदार ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपको बता दूं दोस्तों, डॉक्टर एस एन सेन का ये कथन था कि 1857 की जो क्रांति थी ये धर्म के संघर्ष से प्रारंभ हुआ, यानी धर्म के संघर्ष के रूप में अपना अपना धर्म बचाने के चक्कर में या धर्म का जो दूसरे धर्म को अपनाने के लिए या दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे थे अंग्रेज, उसके विरोध में किया गया। लेकिन ये धीरे-धीरे स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया और जब ये अंत हुआ तब भी इसका रूप एक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर ही था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। आप देखिएगा डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अगला सवाल यहाँ मिलाना है, एक तरफ है सूची नेताओं का नाम है और एक तरफ है कि उन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया। ठीक है? अब जैसे कुंवर सिंह कहाँ किए? ये बिहार में कहाँ? जगदीशपुर, ठीक है? तो जगदीशपुर में इनको मिला देंगे। हजरत महल ने कहाँ पर किया था? लखनऊ में। लखनऊ यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो लखनऊ दूसरे पेज में होगा। खान बहादुर ने कहाँ किया था? खान बहादुर ने किया था बरेली में, तो इनको हम दूसरे में मिला देंगे। तो ये तो तय रहा कि हमने ए को मिलाया है तीसरे में, बी को मिलाया है किसमें ये पता नहीं, अब अगले में देखेंगे हम 4 है या 5 है, और सी को हमने मिलाया है दूसरे में। तो ए को तीसरा और सी को दूसरा, इतना याद रखिए। नेक्स्ट पेज पर अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह, ये कहाँ से थे? ये फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल। तो ए को हमने तीसरे में मिलाया था और सी को हमने मिलाया था शायद दूसरे में। तो ए को तीसरा और सी को दूसरा, और डी इनको तो हमने पहले में मिलाया था, और ये तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। ऑप्शन सी सही है।
सही मिलान आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आप 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता और वो कहाँ पर नेता थे यानी किस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर जो कि आरा के नज़दीक है बिहार में, हज़रत महल लखनऊ, बेगम ऑफ अवध भी इनको कहा जाता है, खान बहादुर बरेली और मौलवी अहमदुल्लाह ये फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। अब इसके बाद 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, यानी उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिया। अब बाकी के जो जन आंदोलन किए गए अंग्रेजों के खिलाफ मतलब छोटे-छोटे लेवल पर ऐसे 1857 की क्रांति के जैसा नहीं लेकिन वो भी एक जन विद्रोह था, उसके बारे में देखना है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि बीपीएससी द्वारा या बिहार की कई सारी परीक्षाओं में या अलग-अलग स्टेट जैसे यूपी पीसीएस आप देख लो वहाँ भी ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब। झारखंड का पीसीएस हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, सभी जगह पर ये पूछा जाता है। तो इसमें पहला सवाल है आपके पास नील विद्रोह को लेकर के। सवाल पूछा गया है नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह क्यों किया गया था? अब ऑप्शंस मैं कंप्लीटली दिखाता हूँ। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, रैयत यानी कि किसान। किसान जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे जबकि पर ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाई जा रही थी। यानी ये कथन उसके बारे में सही है या रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था यानी ये खेती तो करना चाह रहे थे लेकिन इनको रोका जा रहा था, ये तो गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। या नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए 2 ऑप्शन बचता है। इसमें रैयत जो थे यानी कि जो किसान थे, वो सबसे पहली बात कि नील की खेती करना नहीं चाहते थे। नील की खेती करने से भूमि को काफ़ी नुकसान होता था। ये हुआ कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि उर्वरता या उपज कम होती थी, उससे भूमि की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही थी। दूसरा उनको अमान्य मूल्य दिया जा रहा था यानी काम तो करवाते थे लेकिन जो मूल्य मिलती थी नील की या जो कीमत मिलती थी वो उस हिसाब से नहीं मिलती थी, काफ़ी कम मिलती थी। ये कीमत काफ़ी कम दी जाती थी। और तीसरा एक और कारण इसका है, अब मान लो मेरे पास ये ज़मीन है तो मुझे जो ज़रूरत है वो पहले मैं इसमें उगाऊँगा या जो विदेशी लोगों को ज़रूरत है वो पहले उगाऊँगा। तो किसान चाहते थे कि पहले इसमें खाने-पीने वाली चीज़ें उगाई जाए, यानी खाद्यान्न फसलें उगाई जाए, इसमें गेहूँ, चावल, मक्का, दाल ये सब उगाई जाए, लेकिन अंग्रेज़ क्या चाह रहे थे नहीं ये सब बंद करो और नील उगाओ। क्योंकि नील से अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा था, वो ले जाकर इसका व्यापार करते थे और एक अच्छा कीमत उनको मिलता था। इसीलिए वो ज़बरदस्ती सबको कहते थे कि नहीं नील ही उगाओ। तो इसलिए नील विद्रोह किया किसानों ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन सी यहाँ सही है। आप देखिएगा नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गाँव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाह रहे थे, काश्तकार यानी भूमि के मालिक या फिर आप किसान ही समझ सकते हैं, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब वो चाह रहे थे कि नहीं मैं चावल उगाऊँ, लेकिन अंग्रेज कह रहे हैं, बागान मालिक कह रहे हैं कि नहीं नील उगाओ। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का भी सामना करना पड़ता था। आप देखिएगा मार्च 1859 की बात है दोस्तों, बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे-जैसे यह विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया कि अब लगान भी नहीं देंगे। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन जो था वो नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में
1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। नील बनाने वाले जो भी कारखाने थे वो बंद हो गए, क्योंकि अब नील की उपज नहीं रही। नील जब उपजेगा नहीं, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो कारखानों में जाएगा नहीं जब रॉ मटेरियल, तो उससे बनेगा कैसे नील। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। अब यही चीज मैं चाह रहा था कि देखो 1857 की विद्रोह में जो बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे लोग थे जो साइड हट गए, वो कम से कम ये काम तो कर सकते थे अखबार के माध्यम से और अपने लेखों के माध्यम से उनका समर्थन करते। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ये आपने जरूर पढ़ा होगा कई बार। अब देखिए अगला सवाल बीपीएससी असिस्टेंट का, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? बुद्धू भगत, झंडारी मोनास, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। हमने देखा था कि इन दोनों के नेतृत्व में ये शुरू हुआ पहले, तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास सही उत्तर होगा। दीनबंधु मित्र तो ये लेखक थे जिन्होंने अपने नाटक नील दर्पण के माध्यम से नील विद्रोह के बारे में बताया है। बिरसा मुंडा तो मुंडा विद्रोह से संबंधित हैं। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूछा गया है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती, इंडिगो यानी कि नील, इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है? अभी हमने देखा कि ये दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचना है, तो ऑप्शन ये भी सेम सवाल है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1997-98 में पूछा गया था, फिर आप देखिएगा तो 2020 में पूछा गया, और अगला सवाल भी वही है 2023 में। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर या हेडमास्टर में पूछा गया है, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र द्वारा। और इसमें किसकी चर्चा है? बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं या आपके दोस्त ने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप ज़रूर उसको बोलिए सब्सक्राइब कर ले। आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम सर पे हैं, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। कभी भी मोटिवेशन लेवल जो है वो अपना डाउन नहीं कीजिए, मोटिवेशन लेवल बिल्कुल बढ़ा के रखिए और पढ़ते जाइए। ज़रूर आपका जो सपना है वो एक दिन पूरा होगा। बस सही चीज पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि कोई किताब उठा ली और उसको पढ़ते चले गए। नई चीजें पढ़ने से पहले जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अगर एग्जाम पिछले 3-4 या 5 सालों में आयोजित किया गया है वह, तो जिस कमीशन ने, जिस आयोग ने वह एग्जाम लिया है, उसके वह आयोग अब जितने भी प्रकार का एग्जाम लेता है, कोशिश कीजिए कि सभी के पीवाईक्यू को एक बार पढ़ लिया जाए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। जैसे अब अगर आप बिहार में बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी जितने भी प्रकार का एग्जाम लेती है, अगर उसमें जीएस पूछा जाता है तो आप सबको एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। जैसे अभी जो हम कर रहे हैं इसमें टीचर के भी क्वेश्चन है, बीपीएससी असिस्टेंट के क्वेश्चन है, सीडीपीओ के क्वेश्चन है, और इसके अलावा बीपीएससी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है ही यहाँ पर। तो ऐसे ही, और जो नॉर्मल घटना चक्र की बुक आती है, मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े, आप सबका मन है कि जो नॉर्मल बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, जैसे भूगोल का अलग से पूर्वावलोकन का किताब आता है, इतिहास का अलग, सामान्य विज्ञान का अलग, तो वो अलग अलग वाली बुक भी मैं पढ़ाऊं तो काफी जल्दी। अब चूंकि 2026 का भी आ गया है, जैसे साइंस का आ चुका है और साइंस की बुक मेरे पास भी पहुंच चुकी है, तो मैं काफी जल्द 1-2 दिनों में साइंस के का सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करूंगा। और इसमें बायोलॉजी जो मैंने पहले कवर कर दिया है उसी को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें और आगे अब 2026 तक अपडेटेड क्वेश्चन है। 25 यानी कि कंप्लीट ले लिया गया है, 2026 के जनवरी तक के क्वेश्चन है, तो उन सबको लेकर के अब हम चलेंगे। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, ताकि वीडियो का रीच बढ़े और चैनल भी ग्रो हो। और जितना ज़्यादा लोग व्यूज़ बढ़ाएंगे, देखेंगे वीडियो को, उतना ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा व्यूज़ आने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि रेगुलरली वीडियो को अपलोड किया जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? आनंद मठ
जिससे वंदे मातरम का गीत लिया गया है दोस्तों, उसमें सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर आप देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। अब अगला सवाल जो है ये है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये तो सेम क्वेश्चन है। अब आप देखिए, 2023 में ही 9th 10th बीपीएससी स्कूल टीचर में ये पूछा गया दिसंबर में, और यहाँ पर देखिए अगस्त में 11th 12th लेवल के जो टीचर होते हैं उनके पेपर में ये पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं क्वेश्चन में। अब फिर अगला सवाल, 2 बार स्कूल टीचर में पूछा गया, 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा गया था बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में, और 2023 में 2-2 बार इसको पूछ लिया गया बीपीएससी के स्कूल टीचर में। एग्जाम तो बीपीएससी ही ले रही थी ये दोनों, तो इसीलिए मैंने बोला कि पीवाईक्यू करना जरूरी है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फरके ने, या ज्योतिबा फुले ने? सही उत्तर है दोस्तों वासुदेव बलवंत फरके। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आप देखिएगा, प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य यानी आगे रहने वाले, अग्रगण्य यानी आगे चलने वाले वासुदेव बलवंत फरके, इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया, उनको प्रशिक्षण दिया कैसे लड़ाई लड़ना है, और इन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी गई थी। किनको? बलवंत फरके जी को। और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। कुछ स्रोतों में इनकी मृत्यु का कारण टीबी बताया जाता है। हालांकि इसमें जो आमरण अनशन पर बैठे थे वो एक मुख्य कारण है इनकी मृत्यु का। अब अगला सवाल देखिएगा, तो रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिम भारत, पूर्वी घाट। अब देखिए, अभी आपसे ये बता दिया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, सॉरी बंगाल बोल रहा हूं, बंबई प्रेसिडेंसी में ये हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली बताइए कि ये किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, आगे ऑप्शन सी है पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट। अब देखिए, जो भारत है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, अगर आप देखते हैं तो इसमें जो पश्चिम का इलाका है वो पश्चिमी घाट कहलाता है, और जो पूरब का इलाका है इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। पूर्वी घाट को मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि इसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, कोरोमंडल तट, और पश्चिमी घाट को मालाबार तट भी कहा जाता है। वैसे ही अब अगर बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र चूंकि और बंबई का जो इलाका है वो सब पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे, पश्चिमी घाट। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चितूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अब अगला सवाल है, बघेरा विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? सूरत में, कालीकट में, पूना में, या फिर बड़ौदा में? बघेरा विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये बड़ौदा में हुआ था। और अगर ये पूछा जाए ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1818 में अंग्रेजों के। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ, और बड़ौदा के गायकवाड़ जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया। यानी कि जो आज का बड़ोदरा है गुजरात, वहां पर बघेड़ा जाति के लोग रहते थे, और ये जो लोग थे इनसे जो वहाँ के शासक थे गायकवाड़ शासक, ये
अंग्रेजी सेना की सहायता से टैक्स बढ़ा देते हैं और अचानक से कर बढ़ा करके और अधिक कर मांगने लगते हैं, जिससे इनके बीच में असंतोष फैलता है और परिणाम स्वरूप जो इनके सरदार थे वो विद्रोह कर देते हैं। और ये विद्रोह लगभग 1818-19 के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी इन्होंने आक्रमण किया, अंग्रेजों के क्षेत्र पर भी आक्रमण कर रहा, जिससे अंग्रेजों को भी काफी परेशानी हुई। हालांकि 1820 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और यह समाप्त हो गया। अब अगला सवाल है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, यदुवेंद्र सिंह ने या स्वामी सहजानंद ने? सही उत्तर है दोस्तों करम शाह, यानी कि ऑप्शन बी। आप देखिएगा, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत करम या करीम शाह द्वारा की गई थी। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के शेरपुर और मयन मयमन सिंह के क्षेत्रों, जो कि बांग्लादेश में अब स्थित है, में मुख्य रूप से विस्तृत था। शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू या फिर टीटू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अब अगला सवाल है आपके सामने, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी, जिसने कहा कि मानव बलि प्रथा को बंद नहीं करना है? ऑप्शन है कुकी, खोंड, उरांव या फिर नाईकदा। सही उत्तर है दोस्तों खोंड जनजाति, ऑप्शन बी। देखिएगा दोस्तों, खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। वहां तक डायरेक्ट अंग्रेज जल्दी नहीं पहुंचते थे। हालांकि 1846 से 1855 के आसपास उन लोगों ने विद्रोह किया। देखिएगा, इस अवधि के पूर्व और उपरांत यानी पहले और बाद भी यह आंदोलन चलता रहा। यह काल मुख्य रूप से चक्र बिसोई के नेतृत्व वाला है। तो 1846 से 1855 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया इन्होंने और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया, जो कि अपने आप को युवा राजा कहता था। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, जिसको मरीहा कहा जाता था, इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और उन अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक महिरा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया था। ये एजेंसी इसीलिए गठित की ताकि जो मानव बलि प्रथा है उसको बंद किया जा सके। अगला सवाल है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? ऑप्शन है जदुनाथ शर्मा, टिकेंद्रजीत सिंह, रानी गाइदिन्लियो गाइदिन्लियो, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई। और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं आई थिंक इनमें कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन ई को चूज करना चाहिए, क्योंकि संगमा करके उनका कोई नाम है जो गारो हिल्स में नेतृत्व करता थे। आप देखिएगा, पा तोगन संगमा, या इनका एक और नाम है पा तोंगन नेंग मिनाद संगमा। मैं मिटा देता हूं ताकि क्लियर विजिबल हो आपको। ये गारो आदिवासी नेता थे। गारो हिल्स जो है, गारो पहाड़ियां मेघालय की, वहां जो आदिवासी रहती है गारो आदिवासी, उनके नेता थे। इन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में बेजोर वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। अगला सवाल है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खान देश की जनजातियों ने, या 55-56 में बिहार के संथालियों ने, या 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही उत्तर है 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, यानी संथाल जनजाति के जो लोग थे, इन्होंने नई जो कर व्यवस्था थी
उसके विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। यानी कर के नाम पर जो शोषण हो रहा था उसका विरोध किया। आप देखिएगा बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण आप देखिएगा तो भारी कर लगाना यानी कर बढ़ा देना, महाजनी शोषण महाजनों द्वारा शोषण करना, जमींदारी दखल यानी कि जमींदारों द्वारा जमीन को लेकर के दखल अंदाजी करना, औपनिवेशिक प्रशासन या राजस्व तंत्र था। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। संथाल विद्रोह की बात की जा रही है। अगला सवाल है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में, सिंहभूम में, सतारा में या फिर पश्चिमी घाट में? सही उत्तर है दोस्तों कोल विद्रोह जो हुआ था ये झारखंड का इलाका है सिंहभूम, यहाँ पर हुआ था। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। और आप देखिएगा हुआ कब था? 1831 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत। कोल विद्रोह याद रखना है। देखिएगा दोस्तों 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह के फलस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसा था? आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक रूप से उत्पीड़न होता था, आर्थिक रूप से। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण क्या है? इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना, यानी भूमि से संबंधित टैक्स को अधिक बढ़ा देना। 1832 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 33 तक किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, गंगा नारायण का नाम भी याद रखिए। अगला सवाल है हौज विद्रोह हुआ था कब? 16 से 20 से 21 या फिर 1720 से 21 या 1820 से 21 या 1920 से 21? देखो दोस्तों हौज विद्रोह जो था ये 1820 से 21 तक चला था। और इसके बारे में और देखिएगा तो हौज विद्रोह कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो हौज विद्रोह भी वहीं हुआ था जहां कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह का इलाका क्या था? झारखंड का सिंहभूम जिला। तो सिंहभूम जिला में ही सिंहभूम आप कह सकते हैं झारखंड, यहाँ पर हौज विद्रोह भी हुआ था 1820-21 में। और 1831 में हुआ था आपका इससे पिछला वाला जो विद्रोह हमने देखा था यानी कि कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह में भी वही आसपास का इलाका था। 1850 के बाद हुआ था वो। ताना भगत आंदोलन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो विद्रोह भी इसको कहा जाता है या फिर हौज विद्रोह। ये 1820-21 ईस्वी में हुआ था। इसका केंद्र वर्तमान झारखंड की राज्य के जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है वो था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? दलितों के आंदोलन से या आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? ताना भगत आंदोलन जो है दोस्तों ये एक आदिवासी आंदोलन था, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित ये वर्ष 1914 में यानी प्रथम विश्व युद्ध के आसपास प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और तुरिया भगत ने किया था। किसने? जतरा भगत ने और तुरिया भगत ने। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? झारखंड के किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर क्षेत्र में 1914 में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत और तुरिया भगत के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ? केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो झारखंड के जो आदिवासी समुदाय थे उनके बीच में ये आंदोलन उत्पन्न हुआ था। आप देखिएगा ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के उरांव समुदाय, उरांव कई बार इनको उरांव भी लिखा जाता है, अधिकांशतः उरांव ही देखिएगा आप, के बीच उत्पन्न हुआ। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था लेकिन धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो देखिए संथाल विद्रोह हमने अभी किसी क्वेश्चन में देखा था, संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था और ताना भगत आंदोलन भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। अगर आपको याद हो दोस्तों, ताना भगत आंदोलन जो था ये प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में हुई। तो बिरसा मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा या केवल मुंडा विद्रोह आप कह सकते हैं, ये 1899 से 1900 तक चला। हालाँकि दोनों सालों में रहा तो आप ऐसे कह सकते हैं 1899 से 1900। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो संथाल विद्रोह ही माना जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था सबसे पहले कौन हुआ? तो संथाल विद्रोह। आप यहाँ भी देख सकते हैं दिया ही है, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 और फिर आप देखिएगा 1914 में हुआ ताना भगत आंदोलन। तीनों ही आंदोलन झारखंड से जुड़ा हुआ है। अब अगला सवाल है कूका आंदोलन को किसने गठित किया? गुरु रामदास ने या गुरु नानक ने या फिर गुरु राम सिंह ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? देखिए कूका आंदोलन जो था ये सिख समुदाय द्वारा या सिखों द्वारा स्टार्ट किया गया एक आंदोलन था। खास करके ये सिख धर्म में जो बुराइयां सम्मिलित थी या उसमें जो भी आप समझिए कि सिख धर्म के अंदर जो बुराइयां थी आंतरिक लेवल पर उसको खत्म करने के लिए कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हालांकि धीरे धीरे यह भी राजनीतिक रूप ले लिया था। इसका संगठित किया था किसने? गुरु राम सिंह ने। जब राजनीतिक रूप लिया तब गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया, यानी इनके समय में कूका आंदोलन एक तरह से राजनीतिक आंदोलन हो चुका था। तो ऑप्शन सी सही है। आप देखिएगा कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए लेकिन बाद में दोनों ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में चेंज हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अब अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। और भगत जवाहरमल ने कूका आंदोलन की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? आप देखिएगा, उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना। लेकिन बाद में यह जो आंदोलन था यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। तो जब ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ तब राम सिंह द्वारा इसको पुनः संगठित किया गया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून यानी कि म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया, भेज दिया गया। मगुई यानी म्यांमार में इनकी मौत 1885 ईस्वी में हो गई। अगला सवाल आप देखिएगा कूका आंदोलन से ही संबंधित है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना यानी शुद्ध करना। तो ऑप्शन ए जो है यही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएं अब। अगला सवाल आप देखिएगा 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कौन थी? खिलाफत आंदोलन की ये शाखा थी, मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन, या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक शाखा थी, या स्वदेशी आंदोलन की थी, या असहकार आंदोलन की थी? देखिए मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? ये केरल में हुआ था, कई बार पूछा गया है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? अंग्रेजों के विरोध में हुआ। वही देखिए अंग्रेजों के विरोध में जहां भी विद्रोह हुआ है तो खास करके टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि अंग्रेज जिससे काम करा रहे थे उसको दे तो कुछ नहीं रहे थे, बस जीने लायक चीज दे रहे थे कि मुश्किल से वो जिए, लेकिन उससे काम करवाते थे गधों की तरह, घोड़ों की तरह। ऊपर से टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, ये देना है वो देना है, और मानसिक शारीरिक कई तरह से, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक कई तरह से शोषण भी कर रहे थे। तो लोग परेशान हो रहे थे और जिधर अंग्रेजों से लोग परेशान होते थे उधर ही एक विद्रोह शुरू हो जाता था। जैसे आपने देखा संथाल विद्रोह, मुख्य कारण टैक्सेशन। और इससे पहले आपने देखा था एक और विद्रोह जो हमने पढ़ा था, जैसे ताना भगत सिंह का विद्रोह था, कोल विद्रोह। हर एक विद्रोह में टैक्सेशन एक मुख्य कारण जरूर रहा है। मोपला विद्रोह भी वैसा ही टैक्सेशन को ही लेकर हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में, और ये खिलाफत आंदोलन का शाखा माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्या दोस्तों, केरल प्रांत के मालाबार के मोपला काश्तकारों का आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे, जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। तो देखिए यहाँ भी टैक्स को लेकर बात हुआ। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ऐसे हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। तो आप कह सकते हैं कि जो मुपला विद्रोह था वो अब खिलाफत आंदोलन का एक शाखा बन गया।
अगला सवाल है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? देखिए पूछा गया ना कहाँ हुआ? केरल में, मालाबार क्षेत्र में। मोपलाओं द्वारा यानी मोपला जो जाति थी उनके द्वारा विद्रोह किया गया। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? फिर से 63वीं बीपीएससी में पूछा गया, 2008 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, देखिए 66वीं बीपीएससी का, तेभागा आंदोलन 1986 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको बता दूं दोस्तों, तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1946 में बंगाल में, ये शुरू तो हुआ और ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? किसानों की जो सभा थी, किसान सभा, उसके नेतृत्व में। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। तो आप देखिए ये आज़ादी के समय में ही चल रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ। तेभागा आंदोलन ये एक किसान आंदोलन था, याद रखिए, क्योंकि किसान सभा के नेतृत्व में हुआ है। 1946-47 में चला। बंगाल का ये एक प्रसिद्ध आंदोलन था, किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप, फ्लाउड कमीशन ने सिफारिश करी थी कि किसानों से लगान कितना लेना है? 1/3, यानी कि 3 हिस्से में से 1 हिस्सा लगान के रूप में ले लेना है और 2 हिस्सा किसानों को मिलना चाहिए। तो किसान इसीलिए आंदोलन कर रहे थे कि जो सिफारिश की गई है उसको स्वीकार कर लिया जाए अंग्रेजों द्वारा। तो आप देखिए लगान की दर को 1/3 करने हेतु इन्होंने संघर्ष किया, 1/3 करने हेतु। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा जिसके नेतृत्व में ये हुआ था, इसके नेतृत्व में, इसको शॉर्ट में बीपीकेएस कहा जाता है, इसके नेतृत्व में तेभागा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। अगला सवाल है 1940 के दशक में बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग की? जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, यानी जमींदारी प्रथा बिल्कुल हटा दी जाए जिसमें जमींदार टैक्स वसूलते थे, और भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, यानी जो भूमि बचा है उसको भूमिहीन किसानों के बीच में बांट दिया जाए, या फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। अभी वही था कि 1/3 हिस्सा, 1/3 के लिए यहाँ पर ये जो आंदोलन हुआ था तेभागा आंदोलन, ये किया गया। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी इसका सही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। आप देखिएगा यहाँ पर वही बात है, 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदार को देना पड़ता था, यानी जिससे वो जमीन लेते थे, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया था। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन सी था। और आज के वीडियो का दोस्तों ये आखिरी सवाल है। कल का जो टॉपिक है या फिर नेक्स्ट वीडियो का, वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। आप पहले यहाँ पर पेज नंबर देख लीजिए। यहाँ आपको पेज नंबर दिख रहा होगा, बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन, पेज नंबर 72 है। मैं अभी 73rd दिखा। ये नेक्स्ट पेज है जिसमें हमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जिन्होंने भी आखिरी तक वीडियो को देखा सभी को धन्यवाद। और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। और कमेंट्स करके जाइए आप सभी लोग। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक मैंने आपको दिखा ही दिया। तो हम प्रयासरत हैं कि काफ़ी जल्द पूरी आधुनिक भारत के इतिहास को ख़त्म करें और आखिरी में आपको कंपाइलेशन वीडियो भी इसकी मिल जाएगी। तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।